कर्नाटक में एक बार फिर जमीन, विकास और राजनीति का मुद्दा आमने सामने है। सवाल है बिडदी टाउनशिप प्रोजेक्ट का। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे सरकार बेंगलुरु के दक्षिण हिस्से की तस्वीर बदलने वाला प्रोजेक्ट बता रही है, लेकिन अपोजिशन इसे किसानों की जमीन से जोड़कर देख रहा है। रविवार को इसी मुद्दे पर जेडीएस और बीजेपी ने बिडदी से बेंगलुरु तक 3 दिन की पदयात्रा शुरू की। मार्च की अगुवाई जेडीएस यूथ विंग प्रेसिडेंट निखिल कुमारस्वामी कर रहे हैं। बैरमंगला से शुरू हुई इस पदयात्रा को यूनियन मिनिस्टर और जेडीएस स्टेट प्रेसिडेंट एचडी कुमारस्वामी ने फ्लैग ऑफ किया। इसके साथ कर्नाटका असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन आर अशोक और दूसरे बीजेपी जेडीएस नेता भी मौजूद रहे। अब सवाल ये है कि आखिर अपोजिशन इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहा है। जेडीएस और बीजेपी का आरोप है कि बिडदी टाउनशिप प्रोजेक्ट के नाम पर किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। अपोजिशन किसानों के लैंड राइट्स और उनके फ्यूचर को लेकर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि सरकार को पहले ये साफ करना चाहिए कि कितनी ज़मीन ली जाएगी, किसानों को क्या मिलेगा और जिन किसानों को अपनी ज़मीन नहीं देना है उनके साथ क्या होगा। लेकिन इस पूरे विवाद को सिर्फ बिडदी टाउनशिप तक सीमित रख के देखना मुश्किल है, क्योंकि इसके साथ कर्नाटक की राजनीति का एक पुराना विवाद भी फिर से सामने आ गया है, नाइस प्रोजेक्ट का विवाद। एचडी कुमारस्वामी ने इस मौके पर अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का जोरदार बचाव किया। नाइस प्रोजेक्ट को लेकर देवेगौड़ा पर लगने वाले आरोपों का जवाब देते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि इसे देवेगौड़ा का कोई ऐसा पेट प्रोजेक्ट बताना सही नहीं है जिसका मकसद प्राइवेट इंटरेस्ट को फ़ायदा पहुंचाना था। कुमारस्वामी ने कहा कि बेंगलुरु मैसूरू इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट यानी नाइस का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना था। उन्होंने एक पुराने हादसे का जिक्र किया और कहा कि 15 बच्चों की मौत के बाद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत महसूस हुई थी। लेकिन कुमारस्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले करीब 30 वर्षों से नाइस प्रोजेक्ट के कारण किसानों की फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड ली गई और कई इनोसेंट फैमिलीज के घर भी टूटे। यहाँ कुमारस्वामी ने एक सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि क्या उनके पिता देवेगौड़ा ने कभी किसी को किसानों को भड़काने या किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। कुमारस्वामी का कहना है कि नाइस प्रोजेक्ट शुरू करने का उद्देश्य किसानों की ज़मीन को लूट करना नहीं था। उनके मुताबिक देवेगौड़ा बाद में दिल्ली चले गए और इसके बाद कर्नाटक में करीब 3 दशक तक अलग अलग सरकारों के दौरान इस प्रोजेक्ट से जुड़े फैसले होते रहे। कुमारस्वामी ने अपने कनकपुर बाई इलेक्शन के दौर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद कई किसान उनके पास आए और नाइस प्रोजेक्ट से जुड़े अलेज्ड इरेगुलरिटीज़ की शिकायत की। इसके बाद देवेगौड़ा ने किसानों के इस मुद्दे को लगातार उठाना शुरू किया। यानी कुमारस्वामी की पूरी दलील ये है कि नाइस प्रोजेक्ट की शुरुआत को लेकर उनके पिता पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन पिछले 3 दशकों में प्रोजेक्ट के साथ क्या हुआ, ज़मीन कैसे गई, किसानों को क्या मिला और किस सरकार ने क्या फैसला लिया, इन सवालों को भी देखा जाना चाहिए। अब इस विवाद में 28 जुलाई को डिवीज़न बेंच जजमेंट का भी जिक्र आया है। कुमारस्वामी ने सवाल किया कि इस जजमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है। सरकार नाइस रोड टोल कलेक्शन को लेकर सरकार का स्टैंड क्या है। यही टोल इश्यू अब राजनीतिक बहस का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। कुमारस्वामी ने
कर्नाटका मिनिस्टर प्रियंक खरगे पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंक खरगे हर मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं और सरकार में जेडीएस को टारगेट करने की कंपटीशन चल रही है। नाइस रोड टोल पर कुमारस्वामी ने कहा कि नाइस रोड नेशनल हाईवे नहीं है और प्रियंक खरगे को इस मामले में पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। कुमारस्वामी का तर्क है कि यह स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट को टोल कलेक्शन रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। उन्होंने टोल कलेक्शन को बड़े स्कैम्स में से एक बताया और दावा किया कि हाई कोर्ट ने भी टोल कलेक्शन को लेकर अपने जजमेंट में ऑब्जर्वेशन दिए हैं। हालांकि यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि कुमारस्वामी की तरफ से लगाए गए इन आरोपों और कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अलग अलग देखना होगा। किसी भी आरोप को अंतिम सच मानने से पहले संबंधित सरकारी और न्यायिक रिकॉर्ड्स देखना ज़रूरी है। लेकिन राजनीतिक लड़ाई सिर्फ नाइस रोड तक नहीं रुकी। कुमारस्वामी ने सीधे चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार पर भी हमला बोला। ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಅವತ್ತು ವೀರಭದ್ರ ನಗರ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪೊಲೀಸ್ನ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು। 20-30 ಸೈಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಕ್ಲೆಪ್ಸಿದ್ರು। ನನಗೆ ಆ ಭೂಮಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು। ಇವತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸಾ, ₹1 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ₹1 ಲಂಚ ಕೇಳಿದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿರೋದು? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ। ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಟೋಲ್ನ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಟೋಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಡುವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಲೂಟಿ ಆಗಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಕ್ಲೆಬ್ಬಿಸ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋಭಾ ಡೆವಲಪರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಬರೀತಾನೆ, ನಂದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನವರಿಗೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ NOC ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ NOC ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಇವರ ಅಪ್ಪೊಂದು ಆಸ್ತಿ ನಂದಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನಂದು, ಇವಂತ NOC ತಗೊಂಡು ಈ ಶೋಭಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕಟ್ತಾವ್ರಲ್ಲ, ಯಾರ ಜಾಗ ಅದು? ಯಾರು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರ ಜಾಗ ಅದು ಹೇಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು। शोभा डेवलपर्स को निम्बू संबंध है। उन्होंने आरोप लगाया कि कैबिनेट में 2-3 लोगों को मुख्य रूप से उनके खिलाफ बोलने के लिए रखा गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुख्यमंत्री के पास उन्हें टारगेट करने के लिए अलग पॉलिटिकल टीम है। कुमारस्वामी ने कहा कि अगर ऐसा है तो एक तरह से ये उनके लिए अच्छा ही है, क्योंकि इससे सरकार की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जनता के सामने साफ हो रही है। अब दूसरी तरफ सरकार का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने रविवार को बिडदी टाउनशिप प्रोजेक्ट के खिलाफ शुरू हुई पदयात्रा पर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेमोक्रेसी में हर किसी को प्रोटेस्ट करने का और पदयात्रा निकालने का अधिकार है। अपोजिशन चाहे जो करे, सरकार को उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। यानी सीएम का कहना है कि अपोजिशन को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन सरकार भी इस प्रोजेक्ट की पूरी सच्चाई जनता के सामने लाएगी। शिव कुमार ने अपोजिशन को विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा करने की चुनौती भी दी। कर्नाटका असेंबली का मानसून सेशन
13 अगस्त से शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपोजिशन इस मुद्दे को असेंबली में उठाए और सरकार वहां उसका जवाब देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को शिकायत है तो वो जहां शिकायत करना चाहता है वहां कंप्लेंट कर सकता है और कानून सही समय पर उचित कार्रवाई करेगा। अब मुख्यमंत्री के इस बयान का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। डीके शिवकुमार लगातार ये कहते रहे हैं कि बिडदी टाउनशिप प्रोजेक्ट सिर्फ उनकी सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है। उनका कहना है कि इसकी शुरुआत 2006 में एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली बीजेपी जेडीएस कोलिएशन गवर्नमेंट के समय हुई थी। यानी इस प्रोजेक्ट को लेकर आज जेडीएस और बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार उसी पुराने इतिहास की ओर इशारा कर रही है। और यहीं से कर्नाटक की पॉलिटिक्स में एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। अगर ये प्रोजेक्ट 2006 में बीजेपी जेडीएस सरकार के समय शुरू हुआ था तो आज अपोजिशन इसका विरोध क्यों कर रहा है? और अगर उस समय प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी तो आज उसकी कंडीशन क्या बदल गई है? क्या आज किसानों के लिए कंपनसेशन ज़्यादा बेहतर है? क्या लैंड एक्विजिशन का तरीका बदल गया है? और क्या सरकार सच में किसी किसान पर ज़मीन देने का दबाव नहीं डालेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले असेंबली सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब सरकार बिडदी टाउनशिप प्रोजेक्ट को किस रूप में देख रही है, इसे भी समझना ज़रूरी है। सरकार के मुताबिक लंबे समय से रुका बिडदी टाउनशिप प्रोजेक्ट अब फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसे ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GBDA के तहत विकसित करने की बात कही जा रही है। सरकार का दावा है कि यहाँ वर्ल्ड क्लास रोड्स होंगे, मेट्रो कनेक्टिविटी होगी, मॉडर्न स्टेडियम बनाया जाएगा, पार्क्स होंगे और मॉडर्न हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। सरकार इसे एक मॉडर्न AI सिटी के रूप में विकसित करने की बात कर रही है। यानी सरकार की नज़र में ये सिर्फ लैंड एक्विजिशन का प्रोजेक्ट नहीं है, सरकार उसे बेंगलुरु साउथ के बड़े डेवलपमेंट प्लान के तौर पर देख रही है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कसौटी किसान है। सरकार का कहना है कि फार्मर्स इंटरेस्ट उसकी प्रायोरिटी है। सरकार के अनुसार पहले प्रति एकड़ करीब 25 लाख रुपए कंपनसेशन की बात थी, लेकिन अब किसानों को प्रति एकड़ 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा कंपनसेशन देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि अगर कोई किसान ज़मीन के बदले ज़मीन चाहता है तो उसे 50% डेवलप्ड लैंड देने का विकल्प दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार के मुताबिक लैंड एक्विजिशन पूरी तरह वॉलंटरी होगी। यानी सरकार का दावा है कि जो किसान अपनी ज़मीन प्रोजेक्ट के लिए नहीं देना चाहता उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। यही सरकार का सबसे बड़ा मैसेज है। सरकार कह रही है कि डेवलपमेंट भी होगा और फार्मर्स इंटरेस्ट भी प्रोजेक्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से युवाओं के लिए बड़े एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगे। वर्ल्ड क्लास रोड्स, मेट्रो कनेक्टिविटी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क्स और मॉडर्न हाउसिंग के साथ बेंगलुरु साउथ के पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि डेवलपमेंट की कीमत किसानों की ज़मीन नहीं होनी चाहिए और सरकार कह रही है कि किसानों को बेहतर कंपनसेशन मिलेगा, डेवलप्ड लैंड का विकल्प मिलेगा और किसी पर ज़बरदस्ती नहीं होगी। तो असली सवाल अब यही है कि क्या बिडदी टाउनशिप प्रोजेक्ट किसानों और डेवलपमेंट के बीच एक बैलेंस बना पाएगा या फिर ये प्रोजेक्ट कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा
कन्फ्रंटेशन बन जाएगा। एक तरफ एचडी कुमारस्वामी और निखिल कुमारस्वामी किसानों के मुद्दों को लेकर सड़क पर है, बीजेपी भी उनके साथ खड़ी है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार सरकार अपने प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट से जोड़ रही है। और इसी बीच नाइस रोड टोल का पुराना विवाद भी फिर से राजनीतिक बहस में आ गया है। आने वाला असेंबली सेशन इसलिए काफ़ी अहम होगा क्योंकि अपोजिशन के पास सवाल होंगे, सरकार के पास जवाब होंगे और सबसे महत्वपूर्ण होंगे वे किसान जिनकी ज़मीन पर उनके भविष्य का सवाल इस पूरे विवाद के केंद्र में है। अब देखना होगा कि पदयात्रा के बाद कर्नाटक की पॉलिटिक्स किस दिशा में जाती है। क्या सरकार अपोजिशन के सवालों का असेंबली में जवाब देती है? क्या नाइस रोड टोल पर कोई बड़ा फैसला होता है? क्या बिडदी टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर किसानों की आकांक्षाएं दूर होती है? और क्या सरकार अपने इस बड़े डेवलपमेंट प्लान को ज़मीन पर उतार पाती है? फिलहाल इतना साफ है कि बिडदी का मुद्दा अब सिर्फ एक टाउनशिप प्रोजेक्ट नहीं रहा। ये कर्नाटक में फार्मर्स वर्सेस डेवलपमेंट, अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं जेडीएस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। और इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का संदेश भी साफ है। प्रोटेस्ट करना है तो कीजिए, सवाल पूछिए, असेंबली में चर्चा कीजिए, लेकिन सरकार भी बिडदी टाउनशिप से जुड़ी पूरी सच्चाई सामने लाएगी। अब फैसला राजनीति के बयानों से नहीं बल्कि आने वाले दिनों में लिए जाने वाले फैसलों से होगा। ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನೆನೆಗುದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಈ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ವಸತಿ, ಉದ್ಯಾನವನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಈ ಎಐ ಸಿಟಿ ಇದಾಗಲಿದೆ. ಯುವಕರ ಉದ್ಯೋಗ, ರೈತಾಪಿ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಬದುಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿಯ ಯೋಜನೆ. ಜಮೀನು ಕೊಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಎಕರೆಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 3ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಣ ಬೇಡ ಎನ್ನುವಂತ ರೈತರಿಗೆ 50% ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದಂತ ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕೋ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷದಂತೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.